हेलो एवरीवन, आज एयर फॉर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 अदिश एवं सदिश राशियाँ यानी कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ है। स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि अदिश और सदिश राशियाँ क्या होती है। तो अदिश और सदिश राशियाँ में भौतिकी के नियम भौतिकी राशियों के पदों में व्यक्त किए जाते हैं। भौतिक राशियों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है, अदिश और सदिश। तो अदिश राशियाँ क्या होती है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जिनके लिए दिशा बोध की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशियाँ कहलाती है। केवल आंकिक मान तथा मात्रक द्वारा अदिश राशियों को पूर्णतः जाना जा सकता है। द्रव्यमान, दूरी, समय, घनत्व, दाब, विशिष्ट ऊष्मा, आवेश, आवर्ती, स्थित ऊर्जा, एंट्रोपी आदि अदिश राशियों के कुछ उदाहरण हैं। जोड़, गुणा आदि के सामान्य बीजगणितीय नियम अदिश राशियों पर लागू होते हैं। और सदिश राशियाँ क्या होती है, तो सदिश वेक्टर। तो सदिश राशि में परिणाम के साथ साथ दिशा की जानना भी आवश्यक होता है। जोड़, गुणा के सामान्य बीजगणितीय नियम इन पर लागू नहीं होते। इनके लिए वेक्टर बीजगणितीय के नियम का पालन किया जाता है। यह योग संबंधित त्रिभुज नियम तथा समांतर चतुर्भुज के योग संबंधी नियम का पालन करते हैं। वेग, विस्थापन, बल, बल आघूर्ण, संवेग, प्रतिबल, भार, धारा घनत्व, तीव्रता आदि सदिश राशियों के कुछ उदाहरण हैं। तो जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो वो सदिश होता है, और जिसमें दिशा नहीं होती वो अदिश होता है। तो ये इसका मेन डिफरेंस होता है। और सदिश को किस तरीके से दर्शाते हैं कि मान लीजिए ओ बिंदु से कोई दिशा चालू हो रही और उसकी दिशा क्या है, पी की तरफ है, एरो से इसको दर्शाते हैं। यानी कि ये क्या है, ये वेक्टर ए है, और वेक्टर के ए कैपिटल लेटर के ऊपर ऐसे तीर लगाते हैं, तो समझ लो कि वो वेक्टर है, यानी कि सदिश राशि है। तो इसको देखो कि सदिश को प्राय बड़े अक्षर जैसे कि कैपिटल ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसके परिणाम को अगर से खाली सिर्फ परिमाण दिखाएंगे तो या तो सिर्फ ए लिखेंगे या मोड ऑफ वेक्टर ए से दर्शाते हैं। इसे वेक्टर ए से यानी कि सदिश, या इस तरीके से सदिश ए के ऊपर ऐसे एरो का मापांक मॉडुलस भी कहा जाता है। अगर हम ए के ऊपर इस तरीके से अगर मॉडुलस लगाते थे तो उसको मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। चित्र में ओपी, ये जो पीछे डायग्राम था इस वाले में ओपी यहाँ से यहाँ तक आ रहा जो वेक्टर ए है, और ओ पी जो है वो उसका मापांक है। यदि ओ जहाँ से वेक्टर प्रारंभ होता है उसको पूंछ यानी कि टेल कहते हैं, और तथा पी जहाँ से पर वेक्टर समाप्त हो रहा है उसको शीर्ष कहते हैं। यदि एक वेक्टर का मापांक मॉडुलस एकांक है तो उसे एकांक वेक्टर कहते हैं, यूनिट वेक्टर। यानी कि अगर किसी भी वेक्टर का कोई वेक्टर है और इसका अगर मॉडुलस निकाले वो एक आता है, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर जितना भी दिया होगा, तो उस वेक्टर क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं है इसकी। तो समान सदिश क्या होता है कि वे सदिश जिनके परिमाण तथा दिशा समान होती है समान सदिश कहलाते हैं। चित्र ए तथा बी समान सदिश है, जहाँ ए बराबर बी। इससे स्पष्ट है कि किसी सदिश का समांतर स्थानांतरण करने पर सदिश वही रहता है, बदलता नहीं है। कि अगर कोई दो वेक्टर है, एक तो ये है वेक्टर ए और दूसरा ये वेक्टर है वेक्टर बी, और इसका परिमाण भी 5 सेंटीमीटर है, तो इसका वेक्टर का परिमाण भी 5 सेंटीमीटर है। तो और इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, ये एरो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों कैसे वेक्टर है, ये दोनों इक्वल वेक्टर है। और इससे पता चलता है कि इक्वल वेक्टर है कि अगर मैं इस वाले वेक्टर को उठाकर इस तरफ ले आऊँ तो भी इसका कोई चेंज नहीं होगा, इसमें ये वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, अगला वेक्टर है विपरीत वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। तो वही सदिश जिसके परिमाण समान परंतु दिशा विपरीत होती है विपरीत सदिश कहलाते हैं। चित्र में बी तथा सी विपरीत सदिश है, क्योंकि बी का विपरीत सदिश माइनस बी वेक्टर होगा। तो ये डायग्राम दे रखा कि ए और बी ये दोनों समान सदिश है, और ये दोनों बी और सी की दिशा अलग अलग है, इसलिए क्या है, विपरीत सदिश यानी कि ऑपोजिट वेक्टर है। और इस बी वेक्टर का जो इसके जो बराबर होगा बी का जो बराबर होगा वो इसका माइनस बी वेक्टर। यानी कि ये जो है अगर इसको नाम रख दे, सी का नाम बी रख दे, तो वो ऑटोमेटिक माइनस बी हो जाए क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। अगला आता है शून्य सदिश, नल वेक्टर। तो वे सदिश जिनका परिमाण शून्य होता है शून्य सदिश कहलाता है। इसे ओ के ऊपर ऐसे एरो से प्रदर्शित करते हैं। शून्य सदिश के प्रारंभ तथा अंतिम बिंदु संपातिक होते हैं, अतः इसकी दिशा अनिश्चित होती है। यानी कि वेक्टर जहाँ से शुरू होगा वहीं पर खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको
पॉइंट वेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि एक बिंदु होगा जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म होता है। और संपाती का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक, यानी कि आरंभ भी वहीं से है और उसका अंतिम अंत भी वहीं पे है। अगला इनका भौतिक महत्व क्या है कि जो शून्य सदिश है उसका क्या महत्व है। यद्यपि शून्य सदिश का परिणाम शून्य होता है, फिर भी भौतिकी में शून्य सदिश को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। इसका कारण है, इसका पहला कारण क्या है कि जब दो विपरीत सदिशों को जोड़ा जाता है तो योग भी सदिश राशि होना चाहिए, अदिश नहीं होना चाहिए। यह शून्य सदिश होगा कि यदि हम ए में माइनस ए वेक्टर को प्लस करते हैं तो हमें जीरो वेक्टर मिलेगा। सिर्फ जीरो नहीं मिलेगा, वेक्टर के साथ मिलेगा। और किसी सदिश को शून्य से गुणा करने पर उसका परिणाम सदिश राशि ही होना चाहिए। और यह शून्य सदिश होगा कि अगर हम जीरो की मल्टीप्लाई वेक्टर में कर दे तो हमें जीरो वेक्टर मिलेगा। इसके महत्व है कि इसका भौतिकी में क्या महत्व है, क्लियर नहीं है। ये डेफिनेशन पहले भी आई थी यूनिट वेक्टर की कि एकांक सदिश क्या होता है। वह सदिश जिसका परिमाण एकांक यूनिट होता है अर्थात एक इकाई होता है एकांक सदिश कहलाता है। सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश को ए से निरूपित करते हैं। यदि ए का परिणाम ए हो तो ए बराबर ए और उसके साथ ये वेक्टर ए बराबर ए कैप, इसके ऊपर यहाँ पे कैप है। कैप को पता है ये सबने, क्योंकि जो भी एयरफोर्स एक्ट ग्रुप की तैयारी कर रहा है वो मैथ में भी वेक्टर वाले चैप्टर को पढ़ ही रहे होंगे, क्योंकि ये मैथ से भी रिलेटेड है तो इसमें इतनी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन वगैरह सब हमने मैथ में भी पढ़ रखी हैं। तो ये ए कैप यानी कि अगर हमें एकांक सदिश निकालना हो ए कैप तो उसका फॉर्मूला होता है कि वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। इसका फॉर्मूला है यहाँ पे कि सदिश ए और उसके अपॉन में सदिश ए का परिमाण। आगे आता है लंब कोणीय एकांक सदिश ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। लंब कोणीय अक्षों एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष की धनात्मक दिशाओं में एकांक सदिश को क्रम से आई जे के से आई कैप जे कैप और के कैप से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका डायग्राम है कि यहाँ पे एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष, और यहाँ पे जो इसके परपेंडिकुलरली है कि ये एकांक वेक्टर है। एक्स अक्ष की दिशा में आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में जे कैप और जेड अक्ष की दिशा में के कैप। ये क्या है, ये एकांक सदिश है एक्स वाई और जेड की दिशा में। और अगर हम आई कैप का परिमाण और जे कैप का परिणाम और के कैप का परिणाम एक हाथ होता है। और इस सूत्र से होता है कि वेक्टर ए बराबर अगर हम यहाँ से फॉर्मूला चाहिए कि वेक्टर ए बराबर मॉडुलस ऑफ ए और ए कैप, और यहाँ से जब ए कैप निकालोगे सिर्फ तो ये मॉडुलस नीचे आ जाएगा। तो यहीं से फॉर्मूला बन रहा लंब कोणीय सदिश का भी कि धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में 3 इकाई का सदिश कितना होगा, 3 आई का होगा। और ऋणात्मक वाई अक्ष की दिशा में 5 इकाई का सदिश होगा तो 5 गुणा माइनस जे कैप तो -5 जे। और धनात्मक जेड अक्ष की दिशा में 10 इकाई का सदिश होगा 10 के कैप। अब आते हैं वेक्टर एडिशन के लो। तो सदिशों का योग एडिशन ऑफ वेक्टर। तो दो सदिशों को निम्नलिखित दो नियमों द्वारा जोड़ा जाता है। पहला समांतर चतुर्भुज का नियम और दूसरा त्रिभुज का नियम। तो पहले समांतर चतुर्भुज का नियम दे रखा तो इसको पढ़ते हैं, यानी कि पैरेललोग्राम लो। माना आर दो सदिशों ए तथा बी का परिणामी है। इस नियम के अनुसार परिणामी आर वेक्टर उस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है जिसके संलग्न भुजाएं वेक्टर ए तथा वेक्टर बी चित्र अनुसार है। तो डायग्राम देखते हैं। अब ये इस लो का नाम तो है समांतर चतुर्भुज का नियम, लेकिन यहाँ तो समांतर चतुर्भुज दिख नहीं रहा, तो इसको समांतर चतुर्भुज बना लो ऐसे और हल्का सा इसको भी बढ़ा लो। अब ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दिख रहा ये वाला ये क्या है वेक्टर ए और ये वाला वेक्टर बी। अब आर क्या है, आर ये जो इन दोनों को ये काल्पनिक रेखाएं हैं ये दो, और अगर इसका ये विकर्ण खींचे तो ये क्या है, ये वेक्टर ए को और वेक्टर बी को जोड़ेंगे तो ये उसका परिमाण बताएगा आर वेक्टर, ठीक है। और जो आर वेक्टर ए के साथ कोण बना रहा है कितना अल्फा, और जो आर वेक्टर बी के साथ कोण बनाएगा वो बनाएगा बीटा। अब जो फॉर्मूला निकल के आएगा 11th में तो इसको प्रूफ भी करते थे पूरा, लेकिन यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं होती क्योंकि पढ़ के आए हैं सब 11th 12th कर रखी है। तो आर वेक्टर का परिमाण कितना होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि आर वेक्टर बराबर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और अगर अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा कि यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा आर का स्क्वायर और ये सारा अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा हो जाएगा।
और यहाँ से टेन अल्फा और टेन बीटा भी निकाल सकते हैं कि टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बी कोस थीटा और टेन बीटा बराबर ए साइन थीटा प्लस अपॉन बी प्लस ए कोस थीटा। और इसके अगला है त्रिभुज नियम द ट्रायंगल लॉ। इस नियम के अनुसार पहले सदिश ए खींचते हैं, फिर सदिश ए के बाणार्क से आरंभ करके सदिश बी खींचते हैं। इस प्रकार दोनों का परिणामी वेक्टर आर ए के प्रारंभिक सिरे से आरंभ होकर बी के बाणार्क पर समाप्त हो जाता है। चित्र अनुसार इसको देखते हैं कि पहले वेक्टर ए खींचते हैं, फिर उसके बाणार्क यानी कि जहाँ से बाण सा दिख रहा है ना, इससे हम इससे शुरू करते हुए बी को खींचते हैं, ये बी हो गया। और फिर इसके अंतिम बिंदु से इस तरीके से जो खींचेंगे तो ये क्या होगा, वेक्टर आर, यानी कि ए और बी को जोड़ने पर हमें ये वाला वेक्टर आर मिलेगा। और इस वाले डायग्राम में क्या है कि पहले वेक्टर ए खींचेंगे और वेक्टर ए के दूसरे सिरे पर वेक्टर बी, और यहाँ पर वेक्टर ए से मिला दिया वेक्टर आर को। तो इसको देखते हैं, इसकी व्याख्या कैसे कर रखे कि आर बराबर ए प्लस बी, कि जो आर होगा वो ए प्लस बी होगा या फिर बी प्लस ए, यानी कि जो ट्रायंगल लॉ है वो कम्युटेटिव लॉ यानी कि कर्म विनिमय नियम का पालन करता है। अगला है सदिशों का वियोजन। तो सदिशों का वियोजन दिए गए सदिश को उसके क्षैतिज तथा लंबवत घटकों में वियोजित करना है। माना सदिश ए के दो घटकों में वियोजित किया गया है, और पता ही हमको सदिश को दो घटकों में वियोजित किया जाता है, क्षैतिज घटक और लंबवत घटक। इस तरीके से ये कोई वेक्टर होगा, ये वेक्टर पी है, और अब वेक्टर पी को किस तरीके से टोटल घटकों में विभाजित किया कि इसका क्षैतिज घटक क्या होगा, क्षैतिज घटक ए एक्स बराबर ए कोस थीटा और लंबवत घटक ए वाई बराबर ए साइन थीटा। यहाँ पे देखो कि ये क्या है, लंबवत घटक है और ये क्षैतिज घटक है किसका, इस वाले वेक्टर का। ठीक है, तो ये दोनों घटक है कि इसको याद रखना कि क्षैतिज घटक ए एक्स एक्स की दिशा में क्षैतिज और वाई एक्स की दिशा में लंबवत घटक ए वाई बराबर ए साइन थीटा। और जो दोनों है ये जो समीकरण 1 और 2 है, यानी कि क्षैतिज घटक और लंबवत का वर्ग करके जोड़ने पर, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा। ए स्क्वायर कॉमन आ गया, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो दोनों घटकों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ए की तरफ से अगर स्क्वायर हटाओगे तो रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और इसको अगर 3D के फॉर्म में लाओगे तो उसमें जेड एक्स और जुड़ जाएगा, यानी कि ए बराबर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और ये क्या है, मॉडुलस का फॉर्मूला है कि अगर आपको किसी भी वेक्टर का मॉडुलस, क्योंकि ए क्या है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, इसका मॉडुलस क्या है, या तो आप इसको मॉडुलस के फॉर्म में लिखोगे या सिर्फ ए की फॉर्म में लिखोगे, किसी फॉर्म में लिख सकते हैं। और अब समीकरण 3 हुआ एक को भाग करने पर, अगर दो है एक को भाग करने पर, यानी कि ए वाई अपॉन ए एक्स, इन दोनों भाग करोगे तो ए साइन थीटा अपॉन ए कोस थीटा, ऐसे कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर टेन थीटा। अब थीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा, टेन उस तरफ चले जाएगा इनवर्स फॉर्म में, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में पड़ा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर या वेक्टर का आर्ग्यूमेंट है, दिशा बताएगा यहाँ आपको। अगला आता है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अब तक ये दो रूल देखे वेक्टर को एडिशन के, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के, इसका प्रोडक्ट करते हैं। तो दो सदिशों का अदिश गुणन और एक होता है सदिशों का सदिश गुणन। तो सबसे पहले देखते हैं अदिश गुणन क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों ए व बी का अदिश है, इसको डॉट प्रोडक्ट यानी कि डॉट गुणन ए डॉट बी द्वारा निरूपित होता है। इसको निम्न प्रकार पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ते हैं, ये लिख रखा नीचे, ए डॉट बी, ये दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो दो सदिशों का अदिश गुणन उन सदिशों के परिणामों तथा उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार यदि दो सदिशों ए व बी के बीच कोण थीटा हो तो ए व बी का अदिश गुणनफल निम्न होगा कि ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा। ये एक अदिश राशि आएगी। अगर किन्हीं भी दो सदिशों की डॉट प्रोडक्ट कर दे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, अदिश राशि आएगी। तो अब इसमें कुछ विशेष स्थिति है कि अगर थीटा बराबर जीरो, अगर थीटा जीरो रखोगे तो कोस थीटा बराबर एक, यानी कि ए डॉट बी क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। और थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि कोस थीटा कोस 90 बराबर जीरो, तो ए बी ए डॉट बी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और तीसरा क्या है कि अगर थीटा बराबर 180 डिग्री तो कोस थीटा बराबर -1, ए डॉट बी कितना आ जाएगा, माइनस ए बी। और ये कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड।
कि ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो वो इक्वल होगा, यानी कि कर्मी विनिमय। और ये सैचरियन नियम का पालन करता है कि ए इंटू बी प्लस सी, तो कितना आएगा ए बी प्लस बी सी, वितरण नियम बोल रहा है सैचरियन नियम। और ए डॉट ए वेक्टर ए की वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए स्क्वायर आएगा। और देखते हैं कि ए बी ए डॉट बी क्या जाएगा, फॉर्मूला क्या है, ए बी कोस थीटा, यानी कि ए इंटू ए के अनुदिश बी का घटक, और बी कोस थीटा क्या है, अगर ए एक्स एक्स पे है और बी वाई एक्स पे है तो ये क्या आ जाएगा कोस थीटा है, तो यानी कि बी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, ये इसका क्या है बी कोस थीटा, यानी कि इसका क्षैतिज घटक है। या इस तरीके से ए कोस थीटा कर लो कि ए यहाँ पे क्षैतिज में ए जिसके साथ भी कोस थीटा आएगा उसके साथ ही क्या आएगा क्षैतिज घटक है, यानी कि वो। और ये कुछ इंपॉर्टेंट है कि आई के आई कैप, यानी कि आई कैप इंटू आई कैप, ये बड़ा आई कैप और जे कैप और के कैप क्या है कि लंबकोणीय एकांक सदिश, इनका मॉडुलस क्या होता है एक। आई कैप इंटू आई कैप, जे कैप इंटू जे कैप, के कैप इंटू के कैप कितना आता है 1, और आई सॉरी यहाँ पे आई जे है, ये क्या है आई जे के और आई के, ये कितना आता है 0, अगर अलग अलग से कर रहे हो, और अगर सेम सेम से कर रहे हो तो 1 आएगा। और दो वेक्टर है a1i प्लस b1j प्लस c1k की मल्टीप्लाई कर रहे a2i प्लस b2j प्लस c2k से कर रहे, तो कितना आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, यानी कि i वालों की मल्टीप्लाई i वालों से, j वालों की मल्टीप्लाई j वालों से, और k वालों की मल्टीप्लाई k वालों से करोगे, और i की i से j की j से करोगे, k की k से करोगे, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ऊपर देखा था। और कहीं पर भी अगर दो वेक्टरों के बीच एंगल निकालना हो तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं कि कोस थीटा बराबर a डॉट b अपॉन ए बी मॉडुलस ऑफ ए बी। इस फॉर्मूले से आया कि वेक्टर a डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कोस थीटा। अब यहाँ से सिर्फ कोस थीटा को निकाल लो बाहर, और तो कितना आ जाएगा ये इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। और अब थीटा निकालना हो तो कोस को इन्वर्स में भेज दो, कोस इन्वर्स निकल जाएगा थीटा। और बी के समांतर ए का घटक क्या आता है सी वेक्टर, मान लेते हैं कि सी है कोई, यानी कि ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस जिसके समांतर निकालना उसके समांतर निकाल लो और ऊपर उससे मल्टीप्लाई कर लो। इसी तरीके से इस विलंबवत घटक निकालोगे किसका ए का निकालोगे तो ए में से माइनस करके ए डॉट बी अपॉन बी का स्क्वायर और ऊपर से की मल्टीप्लाई कर दो। और ये कुछ इंपॉर्टेंट है कि ए व बी परस्पर लंबवत होंगे यदि ए डॉट बी बराबर 0। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी जाता है कि दो सदिश कब लंबवत होंगे, ये मैथ में भी आ सकता है कब होंगे कि जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो 0 हो, और यदि ए और बी के बीच कोण थीटा हो तो उनका परिणामी सदिश आर बराबर ए प्लस बी क्या होगा कि आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और ये कहाँ से है, ये हमने समांतर चतुर्भुज के नियम में पढ़ा था। अब देखते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल, सॉरी सदिश गुणन। तो दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों ए व बी का सदिश गुणन, या इसको पढ़ते हैं क्रॉस गुणन। ए यहाँ पे लिख रहा है इस तरीके से ए क्रॉस बी द्वारा निरूपित करते हैं तथा इसको निम्न प्रकार पढ़ा जाता है ए क्रॉस बी। और ये इस तरीके से होता है कि इसकी दिशा भी निकालनी होती है, क्योंकि अब ये क्या आएगा अगर दो वेक्टरों की मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी कुछ आएगा वो सदिश होगा, यानी कि वेक्टर ही होगा। यानी कि ये जो सी है कि सी वेक्टर बराबर ए क्रॉस बी, तो यानी कि सी क्या एक सदिश है, और डॉट प्रोडक्ट करने से अदिश मिल रहा था। और इसकी जो दिशा बताई जाती है वो अलग अलग तरीकों से बताई जाती है, वो सब इसमें दे रखा पड़ते हैं। दो सदिशों का सदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिणामों तथा उनके बीच की कोण की ज्या साइन के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। यदि इस प्रकार सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी की दिशा सदिशों ए तथा बी के तल लंबवत होती है तथा इनकी अभिलंब दिशा उस दक्षिणावर्ती पैंच के आगे बढ़ाने की दिशा में दी जाती है। ये फिजिक्स में पढ़ा भी है पहले भी, दक्षिणावर्ती पैंच का नियम कि पैंच को जैसे जैसे घुमाओगे उसकी दिशा जिस तरीके से होगी इसी तरीके से हमारे वेक्टर की दिशा होगी। दक्षिणावर्ती पैंच के नियम आगे से बढ़ाने से दी जाती है, जिसको पहले सदिश ए से दूसरे सदिश बी की ओर बीच लघु कोणों में घुमाया जाता है। ये वो एंगल है, इस एंगल पे घुमाया जाता है किसको पैंच को, और पैंच इस दिशा में आगे जा रहा है और ये ऐसे 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 पैंच घूम रहा है, या फिर ऐसे ऐसे जिस भी तरीके से आप पैंच को घुमाओगे उसी तरीके से वेक्टर घूम जाएगा। और अब कोई भी वेक्टर हो या 5 सेंटीमीटर इस ओर हो या इस ओर हो, क्योंकि वेक्टर को उठाकर दूसरी जगह रखने पर कोई दिक्कत नहीं होती। लघु कोण के बराबर होता है। और एन कैप क्या होता है, एन कैप ए क्रॉस बी की दिशा में एकांक सदिश होता है। तो क्या है कि ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या कर रहा कि दिशा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और इसके लिए थीटा कहाँ पे रहना चाहिए, थीटा लाई करना चाहिए 0 से पाई के बीच। और ये कुछ इंपॉर्टेंट है कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री
या 180 हो तो साइन थीटा बराबर 0। अगर साइन 0 0 साइन 180 0, इसलिए ए क्रॉस बी बराबर 0। और यदि थीटा बराबर 90 यानी कि साइन 91 तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए, यानी कि कम्युलेटिव या कर्मी विनिमय नियम का पालन नहीं करता। और चूंकि ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा तथा दो समांतर सदिशों के लिए कोण थीटा 90 डिग्री है तो अतः सदिशों का गुणनफल 0 होगा। कि अगर कोण 0 डिग्री है तो सदिशों का गुणनफल 0 होगा। क्यों होगा? सदिश गुणनफल 0 होगा इसलिए क्योंकि वहाँ पे साइन थीटा आता है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। और अगला कि आई की आई में मल्टीप्लाई करो, जे की जे में मल्टीप्लाई करो, के में मल्टीप्लाई करो, सबके लिए 0 आंसर आता है। आई कैप इंटू आई कैप 0, जे कैप इंटू जे कैप 0, के कैप इंटू के कैप बराबर 0। और आई की जे में मल्टीप्लाई करोगे के आएगा, जे की के में करोगे आई आएगा, और के आई में करोगे जे आएगा। ये क्या था? यहाँ क्लॉक वाइज चले। अब इसी को एंटी क्लॉक वाइज भी चलाते हैं कि आई की के में करोगे तो माइनस जे, के की जे में करोगे तो माइनस आई, और जे की आई में करोगे तो माइनस के। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना। हाँ, ए बी के लंबवत एकांक सदिश यानी कि सी वेक्टर आएगा, वो प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, क्योंकि हम जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स वाला रूल अप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई के लिए, और डिटर्मिनेंट प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो इसके लिए कहता है कि सी बराबर ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ से एकांक सदिश निकल जाएगा। और यदि दो वेक्टर हो a1i प्लस b1 j प्लस c1 के, और दूसरा वेक्टर b क्या हो कि a2i प्लस b2 j प्लस c2 के, तो a क्रॉस b किस तरीके से निकलेगा? ये इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने से निकलेगा। डिटर्मिनेंट क्या है? ऊपर i j के और नीचे b1 प्लस b1 b2 a1 b1 और c1, और नीचे क्या है? a2 b2 c2। और डिटर्मिनेंट को सोल्व करना आता ही है कि पहले i लिखेंगे, फिर जहाँ i है उसकी आगे वाली लाइन और उसके नीचे वाली लाइन को छिपा देंगे, और b1 की मल्टीप्लाई c2 में और b2 की मल्टीप्लाई c1 में, यानी कि b1 इंटू c2 और माइनस b2 इंटू c1 ये आएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे? फिर जे को सोल्व करेंगे। फिर जे को सोल्व करोगे तो यानी कि जे के सामने वाली लाइन, दोनों लाइन चिपकेगी, और फिर माइनस का चिन्ह आएगा अंदर। और फिर जे को इस तरीके सोल्व करोगे, इस a1 की मल्टीप्लाई c2 के साथ यानी कि a1 c2, और अंदर माइनस का चिन्ह, फिर a2 की मल्टीप्लाई c1 के साथ यानी कि a2 c1। और फिर k को सोल्व करोगे प्लस का k, फिर k के सामने वाली दोनों लाइन छिप जाएगी, और a1 की मल्टीप्लाई b2 से और a2 की मल्टीप्लाई b1 से, यानी कि a1 b2 माइनस a2 b1। किसी भी तरीके से आपको पता ही है इसको सोल्व किस तरीके से करते हैं, क्योंकि मैथ्स में भी पढ़ा है। अब क्वेश्चन इसका कॉन्सेप्ट तो इन तक ही था कि वेक्टर को किस तरीके से जोड़ा जाता है, वेक्टर को किस तरीके से उसकी मल्टीप्लाई करी जाती है, और कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन थी, जैसे समान सदिश, एकांक सदिश और शून्य सदिश, इस तरीके की कुछ डेफिनेशन थी। इसके बाद तो ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया। अब कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये बेसिक लेवल वाले हैं। चलो देखते हैं कुछ को मैंने बता ही दिया था कि स्क्रीन पे लिखने की प्रॉब्लम से मैं सारे जो न्यूमेरिकल है वो तो करा ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें लिखना पड़ेगा। लेकिन आप अगर उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करोगे, ऑप्शन को देखोगे, तो नॉर्मली वो सॉल्व हो जाते हैं, इतने हार्ड नहीं होते। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अदिश है? तो संवेग सदिश है, त्वरण सदिश है, बल भी सदिश है, विद्युत धारा अदिश राशि है। अगर देखते हैं निम्नलिखित में से किस समूह सभी राशि सदिश है? तो द्रव्यमान अदिश है, चाल अदिश है, आवेश अदिश है, और बल सदिश है, एक तो बल सदिश है, और वेग, संवेग और त्वरण ये सदिश है। हाँ, सदिश राशि छांटिए, ताप, पृष्ठ तनाव, ऊष्मा, ये तीनों के तीनों अदिश है। और सदिश छांटनी है तो सदिश क्या है? बल है। हाँ, सदिश राशि छांटिए, घनत्व, आयतन, ताप, ये तीनों अदिश है। विस्थापन सदिश है। इसी तरीके क्वेश्चन आते हैं कोर्स में, कौन सी राशि अदिश राशि है? तो वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस की तरफ, चुंबकीय आघूर्ण की भी दिशा होती है, गुरुत्व त्वरण है तो इसकी भी राशि होती है, लेकिन स्थिर वैद्युत विभव की कोई डायरेक्शन नहीं होती। कोणीय संवेग है, अदिश, ध्रुवीय सदिश, संवेग है तो अदिश तो है ही नहीं, रेखीय संवेग ये भी नहीं है क्योंकि लीनियर नहीं होता, कोण बनेगा। तो ध्रुवीय सदिश है, अक्षीय सदिश, क्योंकि एक ही अक्ष पे घूमता है तो इसलिए अक्षीय सदिश है, ध्रुवीय सदिश नहीं है। कोणीय विस्थापन है, कभी अदिश कभी सदिश। जड़त्व आघूर्ण है, न सदिश न अदिश। और ये दो डेफिनेशन छूट इसमें ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश की, ये लेकिन 11th में पढ़ी होगी, सबको पता ही होगा।
नहीं तो कमेंट कर देना, अलग से शॉर्ट बन जाएगा इसका। 5 न्यूटन के बल के आयताकार घटक हो गए, 5 न्यूटन का आयताकार घटक। अब देख लो कि इसको तोड़ने पर आपको डायरेक्ट 5 न्यूटन मिल जाए, 2 और 1 3, ये तो हो ही नहीं सकता। 5 न्यूटन। हाँ, तो इसको इस तरीके से करो कि आपको 2 घटक है, एक तो है क्षैतिज घटक ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर और ये रूट में और बराबर में a। अब एक बल का मात्रक है न्यूटन, तो यानी कि a क्या है, ये 5 न्यूटन है। अब ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर और उसका रूट में जो बाहर आएगा वो 5 आना चाहिए। तो अब हिट एंड ट्रायल करके देख लो, हिट एंड ट्रायल करोगे तो इस वाले का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर 25 और 25 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो इसलिए इसका आंसर सी है। परिणामी विस्थापन 10 सेंटीमीटर प्राप्त करने के लिए 8 मीटर तथा 6 मीटर तथा 8 मीटर के 2 विस्थापन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, विस्थापन होने चाहिए, समांतर होने चाहिए और एक दिशा में या विपरीत दिशा में 60 कोण के उस पर या लंबवत होने चाहिए। क्या होने चाहिए, तो ये लंबवत होना चाहिए क्योंकि इसका परिणाम है 8 मीटर प्राप्त करना है। तो 6 और 8 का इसको भी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई के फॉर्म में इसको तोड़ोगे तो आपको 100 मिलेगा। यानी कि 8 64 प्लस 6 36 बराबर 100 और परिणामी कितना होना चाहिए 10, इसका रूट ऑफ 10 निकलेगा। तो एंगल की तो कोई बात ही नहीं है, एंगल 90 डिग्री यानी कि 0 होगा तो चलेगा। 5 न्यूटन के बल 120 पर कार्यरत है तो 120 कोण पर कार्यरत है तो परिणामी बल होगा कितना, जितना भी होगा एंगल दिया है, न्यूटन दिया है, 2 बल है ए बी कोस थीटा से निकालोगे इसका आंसर आ जाएगा ए 5 न्यूटन। योग अधिकतम होना चाहिए, यानी कि क्या था योग के फॉर्मूले में कोस थीटा था, तो कोस थीटा कब होगा अधिकतम, कोस थीटा होगा जब एंगल 0 होगा, यानी एंगल 0 मतलब कोस 0 1। 2 वेक्टर का अंतर अधिकतम के लिए माइनस में आ जाएगा कोस माइनस 0, कोस 180 माइनस 1 कितने हैं 20 क्वेश्चन है। अगला है वेक्टर ए तथा 2 वेक्टर बी, सही कथन कौन सा है, सही कथन ये वाला सही है, क्रॉस कर्म विनिमय नहीं होते, ये गलत है, माइनस भी कर्म विनिमय नहीं होता, तो यानी कि ए सही है। 2 वेक्टर के बीच कितना कोण होना चाहिए ताकि उनका परिणाम भी एकांक वेक्टर हो, तो इसका आंसर क्या है सोचो, परिणामी भी एकांक वेक्टर हो और 2 एकांक वेक्टर, यानी कि 1 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर इधर, तो अगर इनके बीच एंगल 120 होगा 120 तो इनका परिणामी जो आएगा ये भी 1 मीटर 1 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि एकांक आएगा। अब ये वेक्टर ए वेक्टर बी सदिशों से प्रदर्शित किए जाने वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक ये वेक्टर है एक ये वेक्टर है और मान लेते हैं कि ये दो समांतर चतुर्भुज बना रहे, समांतर चतुर्भुज बनाएंगे इसका क्षेत्रफल पूछा। अब ऐसे जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते और हमने कोई फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा, तो अगर मैं बताऊँ ना अपने मैथ में पढ़ा हुआ कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बराबर होता है। और मैंने इनकी आपको क्रॉस प्रोडक्ट करनी बताई थी अभी डिटर्मिनेंट वाले लॉ से, तो आप उसको करके देखना, के की जगह 0 रखना, तो के साथ 0 रखना, तो आप 5 का इसका आंसर मिल जाएगा। सेम ये भी उसी तरीके से है। अगला देखो ये वाला क्वेश्चन 19वां कि निम्न में से इकाई सदिश कौन सा है, यानी कि इकाई जब मतलब परिमाण निकालना, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इस तरीके से करके निकाल लेंगे तो कितना आएगा, इसका रूट 2 आ जाएगा। अभी का करके देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका सही आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका नहीं आएगा, इसका नहीं आने का, और इसमें भी 2 है तो इसका भी नहीं आएगा, तो बी आंसर इसका। और किसी सदिश का किसी अन्य सदिश में घटक होता है, सदिश के परिणाम से सर्वथा कम, सदिश के परिमाण से सर्वथा ज़्यादा, सदिश के परिणाम के सर्वथा बराबर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है इसने कि किसी सदिश का किसी अन्य सदिश किसी अन्य दिशा में घटक क्या होगा, कम ही होगा, ज़्यादा तो हो ही नहीं, जब अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा तो वो कम आएगा। तो अगले देखते हैं क्या है, ये सारे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, दिखा रहा हूँ इनको ताकि अगर आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं इन सबको सॉल्व नहीं कराऊंगा।
बस यहीं तक है, बाकी इन पर ए माइनस भी लग जाएगा, तो सब ने सीख रखा है अभी वो। और मैंने पहली वीडियो में बताया था कि अगर आप न्यूमेरिकल छोड़ के भी आ जाते हो, कोई कोई 6 से 7 न्यूमेरिकल आते हैं 25 में से, अगर आप अपने 15 क्वेश्चन अगर ये कंसेप्ट वाले हैं जो बेसिक लेवल के बोल रहे हैं ये वाले भी करोगे ना, तो भी आराम से एयरफोर्स का एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा। इन क्वेश्चनों को दोबारा से देख लो और तब तक प्रैक्टिस करो और कॉन्सेप्ट को 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ो। थैंक यू, हैव ए नाइस।